तेल टैंकर पर तकरार, अमेरिका और रूस में आर पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अटलांटिका में 2 हफ्ते की चूहे बिल्ली की दौड़ के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है और इस कार्रवाई ने न सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, बल्कि रूस को भी सीधे तौर पर इस विवाद के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अमेरिकी सेना के सहयोग से जिस टैंकर को कब्जे में लिया, उसका नाम अब मरीनेरा है। यह वही जहाज है जो पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था और बाद में उसका नाम बदलकर रूसी झंडे के तहत पंजीकरण कराया गया था। अमेरिका के अनुसार मरीनेरा ने समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन किया है और अमेरिकी कोस्ट गार्ड की ओर से जहाज पर चढ़ने की कई कोशिशों को ठुकराया है। इसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 2 हफ्तों तक पीछा किया गया है और इस दौरान रूसी नौसैनिक गतिविधियां भी उसी इलाके में देखी गई हैं, जिनमें एक रूसी पनडुब्बी की मौजूदगी की रिपोर्ट भी शामिल है। तो देखिए, अब इसी को लेकर तकरार जो है रूस और खास तौर से अमेरिका के बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां समंदर के भीतर ही ये तकरार देखने को मिल रही है। अमेरिकी रूस ऑयल वार, बड़ा तेल टैंकर, रूसी झंडा और अमेरिका का डाका। आज खास इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, बड़ा तेल टैंकर है और किस तरीके से, क्योंकि जहां सबसे पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत तब होती है, देखिए, जब वेनेजुएला पर हमला करता है अमेरिका और इसे ये कहता है कि ये सब इसलिए किया गया है कि नारकोटिक्स के मामले में और साथ ही साथ टेररिज्म को लेकर ये सब किया गया है। लेकिन असली खेल जानकार समझते हैं कि इसके पीछे तेल है और क्योंकि व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे, तेल खरीदता रहा वेनेजुएला से, लेकिन अमेरिका खुद को सुपर पावर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है और इसी के चलते वेनेजुएला पर हमला किया गया, वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अमेरिका लेकर आया गया। लेकिन अब इन सब के बीच एक और टेंशन देखने को मिल रही है, जहां सबसे पहले तो वेनेजुएला पर जो हमला किया गया उसकी निंदा, क्योंकि रश रहा है, लेकिन इन सब के बीच रशिया अपनी सुरक्षा भी चाहता है और अपने तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए वो एक जहाज भेजता है जिसको जब्त कर लिया है अमेरिका ने और ये कहा जा रहा है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन आखिर में असल वजह क्या है? क्या अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी तेल तक पहुंच सके? और चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ है, रिटायर्ड है वो। कर्नल हिमांशी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार, भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास से आती हूं कर्नल हिमांशी जी, क्योंकि देखिए, रक्षा का भी मामला है, जहां तकरार बढ़ती है तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर क्या सुरक्षा? दोनों ही देश चाहते हैं कि सुरक्षा अपनी बनाए रखें, अपने जहाज को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाज भेजता है रशिया, लेकिन अब उसे जब्त कर लिया गया है। क्या संकेत इससे समझे जाए? देखिए, इसको जो ठंडे पानी में हम कह रहे हैं या देख रहे हैं, एक सिर्फ जहाज पकड़ने की घटना नहीं है जी। ये एक आधुनिक युद्ध नीति यानी कि मॉडर्न वॉरफेयर का एक क्लासिक उदाहरण है, जब अमेरिका ने बिना कोई गोली चलाए, बिना किसी को मारे, एक इतने बड़े जहाज पे कब्जा कर लिया है। एक ऐसा जहाज जिसपे रूसी झंडा लगा हुआ था और रूस एक परमाणु शक्ति होने के बावजूद इसको जी देखता रह गया। लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? देखिए, अमेरिका का ये कहना है, जो शायद वो बहुत ज्यादा पब्लिक ह्यूमिलिएशन रशिया का नहीं करना चाह रहे हैं, कि हमने जब उसको चेज करना शुरू किया था 2 हफ्ते पहले, तो उस पे कोई जहाज पे झंडा नहीं लगा हुआ था, तो हमें नहीं पता था कि वो रशिया का जहाज है। लेकिन जब वो 2 हफ्ते बाद उन्होंने चेज किया तो उस पे तब तक पेंट कर दिया गया था रशिया का ना। तो हमने अपनी तरफ से रशिया के जहाज को नहीं पकड़ा है, हमने उसको पकड़ा था जिसका कोई भी मालिक उस समय हमें नहीं दिखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया ने अपनी तरफ से पनडुब्बियां इस जहाज के साथ में भेजी थी, वो उनकी शेडोइंग कर रहे थे। तो देखिए, मैं आपको एस्कॉर्टिंग और शेडोइंग का एक मतलब समझा देती हूँ। एस्कॉर्टिंग होता है जब आप एक मित्रवत व्यवहार करते हैं किसी टैंकर के साथ में, यानी कि एक कोई भी जहाज, व्यवसायिक जहाज जा रहा है, उसके साथ में आप युद्धपोत अपने उसकी सेफ्टी के लिए भेजते हैं और उस चीज को आप अनाउंस करते हैं, सो दैट एवरीबडी नोज कि ये जो है जहाज, इसके साथ में नौसैनिक जहाज भी जा रहे हैं या कोई युद्धपोत भी जा रहा है। जब आप शेडोइंग करते हैं तो शेडोइंग का मतलब होता है कि आपने उस चीज को डिक्लेयर नहीं किया है, आप उसके मैनूवर कर सकते हैं उस इलाके से थोड़ा पीछे हैं, आप सोनार के थ्रू उसको नजर में रखे हुए हैं
या ऐसे उस पर निगाह रखे हुए कि अगर उसका कोई कहीं हस्तक्षेप होता है और अगर आपको सैनिक कार्रवाई की समुद्र में जरूरत पड़ती है तब आप वो करेंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो देखने को मिला है कि रूस जो है इनको एस्कॉर्ट नहीं कर रहा था, रूस जो है इनको शेडोइंग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने किया है, यस लॉफुली इट इज रॉन्ग, लीगली इट इज रॉन्ग, लेकिन क्योंकि उसने एक सैंक्शंस एनफोर्समेंट यानी कि जो दुनिया का दादा बना हुआ है वो कह रहा है कि हमारे फेडरल कानून पूरी दुनिया पे चल रहे हैं, तो उसने समुद्र में भी यही दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल। और देखिए ये जो अंतर आपने बताया इससे काफी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं डॉक्टर डीके गुप्ता जी, लेकिन सोचने का विषय ये भी है कि 2 हफ्ते से बता रहा है कि वो इसका पीछा कर रहे थे और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि वायलेट किया गया है, जो उल्लंघन किया गया है, क्या वो सही है? और जिस तरीके से लॉफुली हम लोग बात कर रहे हैं कि ये गलत है, आपको क्या लगता है? जी, अगर मैं 1962 का 82 का अगर हम लोग इवन रेजोल्यूशन भी देखें अगर वाटर ट्रीटी पे, तो उसमें भी ये क्लियरली है कि अगर किसी देश के वाटर एरिया में अगर कोई दूसरे देश का जहाज अगर आता है और उस पर अगर उस देश को हक होता है कि वो अपना फ्लैग लगा के भी उसको अपनी तरफ ले सकता है, या उस देश जैसे भारत का जहाज अगर किसी ऐसे समुद्री क्षेत्र में जाता है जहां पे कि या ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का, तो या तो अपने देश से जा सकता है या फिर वो वहां के देश से झंडा आपसे जा सकता है अगर वो देश परमिट है तो सेम ऐसे ही रसिया ने उसको परमिट किया था कि ठीक है मेरे झंडे से आइए क्योंकि मेरे वाटर एरिया में है, इसलिए उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज जो अमेरिका ने किया है उसको उसके इंटेलिजेंस को जरूर पता रहा होगा कि कहीं न कहीं इस पर सैंक्शन मिला हुआ है, इस पर अप्रूवल मिला हुआ है रसिया की इसमें परमिशन है, तो वो कहीं न कहीं एक रिस्क भी लिया है कि हम वाटर टेस्ट करें जरा सा रसिया को कि उसका रिएक्शन क्या आता है इस पर। अदरवाइज वेनेजुएला की जहाज को कैच करने के लिए या उसको पकड़ने के लिए उसको कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं चाहिए, लेकिन वो वाटर टेस्ट भी करा। जैसे भारत के लद्दाख में हमेशा वाटर टेस्ट चाइना करता था, लेकिन भारत ने स्टैंड ले लिया 2020 में, तो इसी तरह से वाटर टेस्ट किया है रसिया का। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत तो है ही, और जो एक स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया हुआ है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का कानून नहीं चलेगा, इंटरनेशनल लॉ नहीं चलेगा, जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएस है उसका लॉ चलेगा, और अगर उसको कोई वायलेट करता तो हम उस जहाज को पकड़ लेंगे। तो एक गंभीर मसला है पूरे विश्व के लिए कि वो केवल अपने कानून को लगाना चाहते हैं, और ये बहुत अग्रेशन वाला मसला है। और ये ग्रीनलैंड इनके जो जहाज, और चूंकि वहां पे क्या है उस एरिया में क्या है कि उस एरिया में प्रभुत्व जो है पिछले 100 साल पहले से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी ट्रंप दिखाए हैं इसमें। तो मैं समझता हूं कि इसको एक कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में किया। जी बिल्कुल। लेकिन हिमांशु जी, आप जो ये किया गया है उसके बाद क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जाए रशिया से? देखिए, रशिया का इस समय जो भी एक्शन रहेगा वो युद्ध का नहीं रहेगा। युद्ध का क्यों नहीं रहेगा? रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ में वॉर में उलझा हुआ है। उसका जो मेजर जो फ्लीट है वो ग्रीनलैंड के आसपास है, उसके 30 के करीब बेसिस ग्रीनलैंड के आसपास है। और यही चीज बार बार ट्रंप कह रहे हैं। वो ग्रीनलैंड में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रशिया का प्रभुत्व है आर्कटिक सर्कल में उसको तोड़ना चाहते हैं। रशिया इस समय समझदारी से काम लेगा, इसीलिए वो प्रोटेस्ट तो दर्ज कराएगा, लेकिन इन चीजों को लेकर खुल के वो हमले नहीं करेगा। रशिया कैसे टेट फॉर टैट कर सकता है कि वो या तो काला सागर या आर्कटिक में जब कोई पश्चिमी देश का या कोई अमेरिका का कोई शिप जाए तो उसको परेशान करेगा। रशिया की तरफ से अब साइबर वॉरफेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए युद्ध जैसा मैं कह रही हूँ कि ये मॉडर्न वॉरफेयर है, इसमें सिर्फ हर कोई एक दूसरे पे सेना लेके नहीं चढ़ रहा है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम अपने जो उनके एसेट्स हैं उनको खतरे में डाले बिना दूसरे को ज्यादा से ज्यादा कैसे नुकसान पहुंचाएं। तो तरीका रशिया वही चुनेगा। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देगा कि इंटरनेशनल जो भी हमारे वाटर्स हैं उसमें डकैती है, ये अमेरिका गलत कर रहा है, वो सब चीजें होंगी। लेकिन रूस की जो शैडो फ्लीट है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि अगर पानी में वो अपने कोई भी व्यावसायिक जहाज हैं उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए उनको शैडो फ्लीट बढ़ानी पड़ेगी। अब इससे रशिया पे एक और प्रभाव पड़ेगा। देखिए वहां पे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो रशियन जहाजों के लिए ज्यादा इंश्योरेंस वसूलेंगी, क्योंकि अब रिस्क बढ़ गया है। और इसके अलावा जो नेवल क्रेडिबिलिटी है रशिया की क्योंकि कमजोर हुई है, तो रशिया कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं वो
इनडायरेक्टली ऐसे एक्शंस ले कि उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, उसकी जो नेवल कैपेबिलिटीज हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाए। क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ये चैलेंज रशिया के लिए फेंका है। जैसा मैंने पहले कहा था कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने रशिया को अटैक नहीं किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि रशिया पे अटैक है। इट इज नॉट अ एक्ट ऑफ वॉर, इट इज नॉट अ एक्ट ऑफ वॉर। मैं आपको समझाती थी। देखिए, एक्ट ऑफ वॉर कब होता है? जब कोई भी जहाज समुद्र में या तो डकैती कर रहा हो, पायरेसी कर रहा हो, या वहां से कोई स्लेव ट्रेड हो रहा हो बिना झंडे का हो, तो जब उस पे आप हमला कर देते हैं तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्योंकि किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, इन्होंने इस जहाज को डुबोया नहीं है, तो ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। अगर रशिया इसको एक्ट ऑफ वॉर मानता है कि आपने बलपूर्वक मेरे जहाज को रोका है और मैं इस पे रिटेलिएट करूंगा, तब स्थिति डिफरेंट होगी। अगर यूएन क्लॉज को भी हम ले लें तो यूएन क्लॉज भी जो है इसमें सिर्फ यही कह सकता है कि आप जो खुले समुद्र में किसी और देश के जहाज को नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि उस देश का जुरिस्डिक्शन होता है अपने जहाज पे। तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशन इसमें लीगली हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है, जो मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा, नहीं करेगा रिस्पॉन्ड, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। बिल्कुल। और सिचुएशंस क्योंकि अभी इतनी ज्यादा फेवर में है नहीं, तो मेरे ख्याल से सही है ये आकलन भी कि रशिया इतनी बड़ी भूल तो अभी नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता जी, क्योंकि देखिए लगातार हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जो अमेरिका है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है तेल को लेकर, और इसीलिए वो ग्रीनलैंड का हो या फिर ईरान पर अटैक की बात हो, या फिर खुले शब्दों में क्योंकि वो ये कह रहा है कि हम एक्शन लेंगे और बख्शेंगे नहीं। वेनेजुएला को भी जो अंतरिम सरकार है उसको भी उसने धमकी दी, उसने कहा कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हैं तो फिर आपका हाल भी मादुरो जैसा होगा। तो अमेरिका क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहा है? देखिए, सोवियत रूस जब था, उसके बाद जो ब्रिटेन के बाद कोल्ड वॉर के बाद हेजेमोनी जो है अमेरिका की आई है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 40-50 साल हुए हैं, 40 साल हुए हैं लगभग। इराक के युद्ध के बाद अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया में शामिल हुआ। उसके पहले कुछ जापान चाइना पे अटैक किया था। तो अभी उस इसको गोल्डन बनाना चाहते हैं ट्रंप। और जैसे मोदी जी ने किया जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी पूरी सरकारें, पूरे देश की आवाम चाहती थी कि 370 हट जाए, 370 हट जाए, लेकिन उसके लिए कलेजा कौन निकाला? उसके लिए मोदी ने किया, इस रिस्क को मोदी ने लिया। ट्रिपल तलाक को किसने हटाया? मोदी ने लिया। तो इसी तरह से यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे ग्रीनलैंड की बात करें या वेनेजुएला की बात कर रहे हैं। 1913 में ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में बोला था कि मुझे मदुरो को पकड़ना है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए वो न्यूज हो सकती है नहीं 1-2 साल के लिए, लेकिन वहां के लोगों के लिए एक मुद्दा रहा है वेनेजुएला। और ग्रीनलैंड भी ऐसे अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड भी आज से नहीं है, 1710 से मुद्दा रहा है अमेरिका के लिए कि हमको ग्रीनलैंड को कब्जा करना है। अगर मैं फिगर देख रहा हूं तो 1867 फर्स्ट टाइम कांग्रेस में वहां पर रखा गया कि हमको वेनेजुएला को खरीद लेना चाहिए। और ट्रंप ने भी इसको 1924 में ही बोला कि हमको इसके लिए प्रस्ताव लाया। कहने का मतलब ग्रीनलैंड वहां के लिए एक मुद्दा है, वहां के लोगों के लिए एक मुद्दा है, और वो चाहते हैं और करेंगे। अभी मिड टर्म पोल भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं केवल एक चीज ये देखना, ऑयल जो है, ऑयल केवल मुद्दा नहीं है अमेरिका के लिए। यहाँ पे अप्रोच पे अमेरिका काम कर रहा है कि एक जो सुपर पावर जो मेरा स्टेटस था जो हो रहा है, नॉट ओनली बाय चाइना, इवन रसिया के द्वारा। मैं बता दूं ग्रीनलैंड का क्यों है। ग्रीनलैंड अंटार्कटिका को और अंटार्कटिका को कैप्चर करता है। और जब उसके पहले सरकार थी तब तक चुपचाप रसिया ने पूरे अंटार्कटिका में अपने बेस बना लिए। उसमें चाइना आक्रमण करता चाह रहा था, इसलिए वहां पे कोशिश कर रहा था। इसलिए रसिया थोड़ा सा दूर रोक रहा था कि कहीं चाइना भी उस पर ज्यादा अंटार्कटिका में, क्योंकि बहुत ज्यादा मिनरल्स है अंटार्कटिका में, इसकी वजह से। रेयर अर्थ पे चुपचाप जो है चाइना ने पूरा सप्लाई चेन बना लिया है। तो रेयर अर्थ एक मुद्दा है, पहला डायमेंशन। दूसरा, विश्व हेजेमोनी में चाइना और रसिया की जो धीरे धीरे पकड़ बनती जाकर चाइना की, उसको किस तरह स्टार्ट किया जाए। और मिडिल ईस्ट में अपने जो धीरे धीरे उसका वैल्यू गिरता जा रहा था मिडिल ईस्ट में, तो सऊदी अरेबिया अगेंस्ट हो रहा था, ईरान अगेंस्ट हो। तो इस तरह से वहां पे सीरिया जैसे दोस्तों से भी दोस्ती करके अब वहां पे अपना अब्राहम एकॉर्ड को भी लागू करना है उसको अमेरिका को। तो अमेरिका की इधर कई निगाहें हैं और दुनिया का सब प्रोड्यूसर है। तो ऑयल को किस तरह से बेचना है, भले ही सस्ते रेट बेचना है, उसके लिए सैंक्शन लगाने पे अमेरिका पे, और जहां पे तेल का भंडार है वहां पे कब्जा कर लगाना है, ताकि लोग तेल हमसे खरीदे, ताकि मेरी इकोनॉमी जो है किसी तरह से स्टेबल हो। वेनेजुएला को जीत के
ऑलरेडी 10 से 15 ट्रिलियन का जो कर्ज अपना कम अमेरिका, क्योंकि 10 से 15 ट्रिलियन का रिजर्व ऑयल उसके पास, वेनेजुएला के पास है। अप्रोच से अमेरिका काम कर रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लॉ के हिसाब से गलत कर रहा है, लेकिन अपनी कंट्री में उसकी साख बनती जा रही है, का जो है वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मिड टर्म का उनका जो है निगाह भी है। और मैं समझता हूं कि जो भी कर रहे हो उसके लिए भी एक बहुत ही अग्रेसिव सोच होनी चाहिए प्रेसिडेंट के अंदर, जो कि अभी 2-3 पिछले प्रेसिडेंट के अंदर नहीं थी, इसलिए मामला सब शांत था। जी बिल्कुल। और ये जो मल्टी डायमेंशनल आपने बताया है कि अमेरिका क्या क्या सोच रहा है, ये काफी हद तक एकदम सटीक भी नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग सब देख रहे हैं कि अमेरिका रुक नहीं रहा है और एक के बाद एक, भले ही जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई, इस पूरे वेनेजुएला पर जो हमला किया गया, हिमांशी जी देखिए, इसको लेकर रशिया ने भी ये कहा कि मादुरो को छोड़ना चाहिए, चाइना ने भी इस हमले की निंदा की, बावजूद उसके अमेरिका जो है अपना स्टेटस क्लियर रख रहा है। यानी कि वो इमेज कॉन्शियस से ज्यादा, जिस तरीके से डीके गुप्ता जी ने जिक्र किया कि वो रिस्क लेने में ज्यादा बिलीव कर रहा है इस समय। जी बिल्कुल उन्नति, देखिए आप जब राजनीति में होते हैं तो भावनाओं की बजाय रणनीति से काम लेते हैं। अमेरिका रणनीति से काम ले रहा है। ये सारी चीजें, चाहे वेनेजुएला हो चाहे ग्रीनलैंड, ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा थी और वो इस बात पे बहुत क्लियर थे। देखिए ट्रंप की एक बात के लिए हमें तारीफ करनी होगी कि वो जो भी कर रहे हैं वो बोल के और सीना ठोक के कर रहे हैं। अगर वो ग्रीनलैंड में जाना चाह रहे हैं तो ग्रीनलैंड में वो क्यों जाना चाह रहे हैं, देखिए उसके कई रीजन है। पहली बात, उस क्षेत्र में जो 150 लोग किसी भी सीजन में, हमें पता है वो बर्फीला इलाका है, 150 लोग रशिया के रहते हैं, उनके आइस कटर्स हैं, उनके सबमरीन्स हैं, उनका वहां पे बेस है जहां से कि वो टारगेट कर सकते हैं, कोला बे उसको कहते हैं, वो यूरोप को और अमेरिका को कहीं से भी टारगेट कर सकते हैं बाय आईसीबीएम। और जो ग्रीनलैंड है वही एक ऐसा इलाका है जहां से वो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाता है। देखिए मिसाइल्स की एक ट्रेजेक्टरी होती है, स्पेशली जो आईसीबीएम की, उसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहले अगर नष्ट कर दें तो वो उतनी घातक नहीं हो पाती है। तो पहली चीज तो अमेरिका वो चाहेगा। दूसरी चीज, वहां पर जो अनएक्सप्लॉइटेड रेयर अर्थ मिनरल्स है जिनको चाइना वहां पे पहुंच के लेना चाह रहा है, उस चीज को कर्व करेगा। तीसरा, अभी इंडिया का आपने देखा था जब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पे आए थे तो इंडिया ने उनके साथ में एक रेसिप्रोकल एक्सेस की ट्रीटी साइन की थी कि व्लादिवोस्टोक और ये जो हमारा चेन्नई पोर्ट है वहां से लेकर आर्टिक तक जाएंगे। तो आर्टिक अब इस समय ऐसी जगह बन गया है जो आर्टिक को कंट्रोल करेगा। अगले 200-300 वर्षों में वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। देखिए आगे पानी का संकट भी पैदा होगा और आर्टिक में अगर बर्फ पिघलती है, नए रास्ते खुलते हैं, तो वहां पर पानी की भी जो है कमी नहीं रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय जो उन्होंने अपनी न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी पॉलिसी लागू की है, उसमें उन्होंने काफी सारी चीजें क्लियर की है कि वो किस तरीके से, जो पहले इनका मुंड्रो डॉक्ट्रिन था अब वो डुंडो डॉक्ट्रिन हो गया है, किस तरीके से उनको स्टेप वाइज उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा, जो तेल का हम देख रहे हैं तो पेट्रो डॉलर को मजबूत करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी पेट्रो डॉलर पर टिकी हुई है। और जो भी कंट्री, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, जो किसी और देश के साथ में तेल का विनिमय डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में करना चाहता है तो उसको ना भी ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि अदरवाइज अमेरिकन इकोनॉमी जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी नहीं, पूरे विश्व में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो कंट्रीज हैं, अगर हम मान ले कि डी डॉलराइजेशन हो जाता है तो क्या विश्व में ऐसी कोई करेंसी है जो अमेरिकन डॉलर को के बराबर खड़ी हो सके। सो इसके एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। इट इज नॉट जस्ट अ सोल इंसिडेंट, बट जिस तरह से विश्व में टेंशन्स बढ़ाई जा रही हैं और जिस तरीके से नाटो को भी इन्होंने बता दिया कि विदाउट मी यू आर नथिंग, तो अगर आगे की कार्रवाई होती है तो विश्व जो है किस दिशा में जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप के काफी सारे देश हैं जो रशिया के साथ भी थोड़ी बहुत दोस्ती रखना चाहते हैं। अब अगर अमेरिका निकल गया और ये जो पूरा गठबंधन था जो रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ था, तो रशिया तो बेकाबू हो सकता है, लेकिन रशिया क्योंकि अभी यूक्रेन में अटका हुआ है, उसके पास अपनी प्रॉब्लम है, तो रशिया भी अभी इस सब में नहीं पड़ना चाहेगा। चाइना को डेफिनेटली ट्रंप कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना इकोनॉमी और मिलिट्री जिस हिसाब से बढ़ रही है वो अमेरिका से बहुत आगे आने वाले समय में मिल जाएगी। लेकिन जब अमेरिका कब्जा करता है वेनेजुएला पे, जहां पर 103 मिलियन
डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना का है, तो चाइना को ये बहुत बड़ा झटका है। देखिए उसका एक तो तेल की आपूर्ति कम हो जाएगी और इसीलिए चाइना इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसको खुले शब्दों में निंदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर यही समझा जा रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, जो हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप दोहराते रहे हैं कि कीप अमेरिका फर्स्ट, उसी फॉर्मूले पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब रशिया का क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है रशिया, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इतने सटीक विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।